हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं टैक्स एडवोकेट सोनू सचवान आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और आज का जो डिसीजन का टॉपिक है, वो है टीडीएस। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के केस में आज हम मैनी टाइप ऑफ डिसीजन करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि जब हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो उस टाइम पे क्या-क्या ऑब्लिगेशन एक बायर के हैंड पर रहती है। जब बायर प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो हम उस टाइम पे हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो मैनी टाइप ऑफ डिसीजन करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि हम न्यू एक्ट के हिसाब से हम न्यू एक्ट के हिसाब से टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी पर आज हम काम करेंगे, है ना? तो देखिए 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स लागू हो चुका है, ठीक है ना? टीडीएस के काफ़ी सारे प्रोविजन उस पे एप्लीकेबल हो चुके हैं और 31 मार्च 2026 तक, ठीक है ना? उस ट वहाँ तक हमारा 26 क्यों भी रहता था। तो आज हम नया इनकम टैक्स एक्ट समझेंगे और टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के केस पे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एक्ट को समझेंगे कि एक्ट क्या कहता है। नाउ उसके बाद हम डायरेक्ट पोर्टल पे चलेंगे, वहाँ पे लाइव मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से टीडीएस की रिटर्न फाइल की जाती है प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है ना? तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या निकाल रखा है। यहाँ आइए, मैंने एक्चुअली ये पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी समराइज था, मैंने सारा इस पीडीएफ में रखा हुआ है। तो मैं आज आपको यहाँ से अंडरस्टैंड करवाऊंगा, ठीक है ना? तो हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के केस में। ये देखिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो मैंने आपको बोला ना, न्यू एक्ट के हिसाब से आज हम टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है ना? वहाँ पे क्या क्या फॉर्म्स आ रखे हैं, ठीक है? तो कंप्लीट एनालिसिस, तो आज हम पूरा एनालाइज करेंगे इसको क्या होता है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के केस में। देखिए, द इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है ना, कम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 2026। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो चुका है, ठीक है? फॉर टीडीएस ऑन परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे के सारे ये बता रहा है कि हमने कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर रखी। मतलब कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि प्रोविजन रिमेन ऑलमोस्ट सेम अंडर ओल्ड एक्ट। तो जो ओल्ड एक्ट के अंदर थे वही है अभी भी। तो इन्होंने क्या बोला है कि फिर देखिए आप आगे क्या कहा इन्होंने, द मेजर चेंजेस आर इन द सेक्शन नंबरिंग फॉर्म कंप्लाइंस प्रोसीजर। तो इन्होंने ये चीजें चेंज करी है, बल्कि और क्या नहीं चेंज करा इन्होंने, नॉट इन द टैक्स रेट और थ्रेशोल्ड लिमिट। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने नंबर फॉर्म्स और कंप्लाइंस प्रोसीजर जो होते हैं वो उनको चेंज करा है, लेकिन इन्होंने टैक्स रेट और थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज नहीं करी है। ये अभी आपको पता चलेगा कि वाकई में इन्होंने ये चीजें चेंज नहीं कर रखी। तो यहाँ देखिए, एप्लीकेशन प्रोविजन की बात करते हैं तो ओल्ड एक्ट में क्या था, सेक्शन 194 आई ए था, ये आपको पता ही है, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी की बात करता था। अब न्यू एक्ट के हिसाब से देखिए, सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 3 और आइटम नंबर ए है, ठीक है ना? तो वो सॉरी ए नहीं, एक है, तो ये उसकी बात करता है। अब न्यू सेक्शन इसके हिसाब से भी आ गया, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे देखिए, द ऑब्लिगेशन कंटिन्यू टू अप्लाई वेयर द रेजिडेंट सेलर ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर द एग्रीकल्चर लैंड। देखिए, दो जो ऑब्लिगेशन है वो किसके ऊपर है, रेजिडेंट सेलर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है ना? यहाँ पे ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जब सेलर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उस टाइम पे जो ऑब्लिगेशन होते हैं बायर के हैंड पे, वो सारी चीज यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ देखिए टीडीएस ऑन, देखिए रेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस रेट कितना था, 1% था। और इनकम टैक्स 1961 पे भी यही था, डिडक्टेड बाय द बायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू सेलर और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो कहना है क्या मतलब है, देखिए क्रेडिट टू सेलर का मतलब क्या होता है, जब अपनी बुक्स में आप उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना? जब अपनी बुक्स में आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं या आप उसको फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, तो विच एवर इज अर्लियर की बात करता है यहाँ पे। समझ गए ना दोस्तों? यहाँ आइए, अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट, टीडीएस अप्लाई इफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग 50 लाख और मोर, है ना? तो देखिए टीडीएस कब अप्लाई होगा, या तो वैल्यू 50 लाख तक है, 50 लाख या 50 लाख से ऊपर है। यहाँ पे लिख रखा है सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एसडीवी वैल्यू, ठीक है ना? अब इन दोनों में से टीडीएस इज कंप्यूटेड ऑन द हायर ऑफ सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मैंने आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए या तो आप सेल कंसिडरेशन, मान लीजिए जो सेलर जिस रेट पे बेच रहा हो, जिस अमाउंट पे बेच रहा हुआ हो, या तो उस वैल्यू को कंसिडर करना है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी या सेल कंसिडरेशन होगा, उस बेहाफ पे आपका टीडीएस कटेगा। मान लीजिए आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, ये है 51 लाख, और सेलर जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो है 65 लाख। तो आप बताइए किस में कटेगा, ठीक है ना? इसी में कटेगा आपको असली। और मान लीजिए अगर
सेल कंसिडरेशन 51 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख है, तो क्या होगा यहाँ पे 65 लाख पे टीडीएस कटेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं, देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है, एक बार ये भी समझा देता हूँ। देखिए सर्कल रेट होता है हर स्टेट में अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पे सर्कल रेट होता है, तो वहां पे लिखा होता है कि 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो जितना आपका स्क्वायर फीट होगा उसको क्या करना, गुना करना है किससे, 60,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो जब मैं यहाँ मान लीजिए, एक बार के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेट लगा रखा है, ठीक है। मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो 100 रुपए स्क्वायर फीट था, 100 स्क्वायर फीट था पर, मतलब 100 स्क्वायर फीट था, और गवर्नमेंट ने जो सर्कल रेट लगा रखा था 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो जब पर स्क्वायर फीट, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये लगा रखा था उन्होंने, ठीक है। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ देखिए जब 100 को इससे गुना करूंगा तो 60 लाख आएगा। तो जब ही तब हमें ये सब चीजें देखनी होती है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। या तो सर्कल रेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, या तो फिर क्या होगा, सेल कंसिडरेशन, जितने में सेलर सेल कर रहा है उसको, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, या तो जो भी इन दोनों में से विच एवर इज हायर होगा तो उस केस में कटेगा। यहाँ देखिए मैंने एक यहाँ पे समरी बना रखी है। मान लीजिए सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टीडीएस रिक्वायर। तो यहाँ देखिए अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए सर, ये सेल कंसिडरेशन आपका 49,99,999 है, ठीक है, और ये भी इतना ही है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। यदि वैल्यू जो सेल कंसिडरेशन जो सेल कर रहा है उसकी वैल्यू उन कितना कितना का है, 49,99,999 है, ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है, तो टीडीएस कटेगा। तो इसी तरीके 50,49,000 तो टीडीएस कटेगा। तो ध्यान रखना, टीडीएस किस पे नहीं कटेगा, इस वैल्यू तक नहीं कटेगा। किस पे नहीं कटेगा, ये वाली वैल्यू तक नहीं कटेगा, बस सिर्फ ओनली यहाँ तक टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इसमें 1 रुपया और प्लस कर दिया जाए तो सीधा 50 लाख होगा, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखना इस बात को। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 55 लाख की सेल प्राइस था और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख था। तो मैंने आपको अभी बताया था ना, तो उस पर 60 लाख पे 1% करेंगे तो 60,000 रुपये आता है। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। बात करते हैं मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज इंक्लूड की जाएगी, देखिए इंक्लूड क्या क्या चीज की जाएगी। देखिए रेजिडेंशियल हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप, प्लॉट और लैंड, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए एग्रीकल्चर लैंड डिफाइन इन द एक्ट इज आउटसाइड द प्रोविजन, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर लैंड को हटा रखा है इन्होंने, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे हु डिडक्ट टीडीएस। अब टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, यहाँ देखिए कौन करेगा, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे बायर रिस्पॉन्सिबल होता है जो टीडीएस को डिडक्ट करता है। तो टीडीएस देखिए डिडक्ट टीडीएस डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट, इशू द टीडीएस सर्टिफिकेट टू सेलर। तो जब बायर डिडक्ट करेगा तो उसके डिडक्ट करने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद 15 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सर्टिफिकेट इशू करना होता है, जो इस यहाँ सेलर को दिया जाता है। यहाँ करते हैं देखिए पेन रिक्वायर। तो यहाँ पे देखिए इफ द सेलर प्रोवाइड द पेन नॉर्मल टीडीएस प्रोविजन अप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे फेलर टू द पेन, तो यहाँ पे ये सारे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हायर रेट से आपका ये टीडीएस कटता है, ठीक है ना, अगर पेन नहीं है तो। बात करते हैं 10 की। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीफ, तो यहाँ पे एक बड़ी रिलीफ मिलती है यहाँ पे, जहाँ पे 10 की रिक्वायरमेंट होती है ना। बायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 फॉर नॉर्मल रेजिडेंट प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन अंडर द प्रोविजन। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पेन से ही काम हो जाता है बायर के। फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए अप टू 31 मार्च 2026 तक जो ओल्ड लॉ था उसमें क्या होता था, यहाँ पे क्या था 26 क्यों भी फाइल करना होता था, और फॉर्म 16 देना होता था 15 दिन के अंदर। जब फाइल करते 26 क्यों भी, तो उसके 15 दिन के अंदर हमें क्या देना पड़ता था, 16 बी, ठीक है ना। अब क्या हो गया देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स 2025, देखिए कंप्लाइंस हैज बीन शिफ्टेड टू द न्यू फ्रेमवर्क इंक्लूड फॉर्म नंबर 141 टीडीएस स्टेटमेंट पेमेंट और फॉर्म 132 टीडीएस। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। देखिए अब ये फॉर्म नहीं है, ये नहीं है अब, ठीक है ना। ये वाले फॉर्म अब खत्म कर दिए गवर्नमेंट ने। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब क्या आ गया, फॉर्म 141 फॉर्म फिल करना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पोर्टल पे लाइव करवा के इसको कैसे फिल करना होता है। और फॉर्म 132 आपको इशू करना था, जहाँ पे 16 बी इशू होता था। अब क्या होगा 132 फॉर्म 32 सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है। यहाँ पे दिस रिप्लेस द अर्लियर फॉर्म 26 क्यू बी फॉर्म 16 बी, ठीक है ना। न्यू एक्ट ने उसको क्या करते चेंज कर दिया।
बात करते हैं टाइम लिमिट। द बायर मस्ट, देखिए बायर मस्ट डिडक्ट टीडीएस एट द अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है ना, डिपॉजिट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। 30 दिन के अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है टीडीएस, जब डिडक्ट कर वो कर लिया जाता है। फर्निश द प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट इशू द टीडीएस सर्टिफिकेट टू द सेलर, ठीक है ना। न्यू कंप्लाइंस फ्रेमवर्क कंटिन्यूज द ये फाइलिंग। तो मैंने आपको समझा दिया, देखिए यहाँ पे आइए बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल बायर और सेलर। अगर मल्टीपल बायर और सेलर है तो उस केस में क्या होगा, देखिए मल्टीपल बायर होगा तो 50-50 शेयर होगा, ऑफकोर्सली आप जानते हैं। अगर मल्टीपल शेयर हो तो 50-50 शेयर होगा उनका भी। तो द लायबिलिटी एग्जामिन्ड विद द रेफरेंस ट्रांजेक्शन एंड ईच बायर कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन। तो मतलब कहना क्या मतलब है कि यहाँ पे हर एक बायर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कर्तव्य है कि वो उसको फाइल करे। फॉर्म 141 यहाँ देखिए, चार्ज इंक्लूड फॉर टीडीएस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा रखा है, टीडीएस इज ए जनरली कैलकुलेट कंसिडरेटिंग अमाउंट, ठीक है ना, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन सच एज। तो टीडीएस क्या है, ये टीडीएस कब काटेगा, जब कंसिडरेशन की बात आएगी। तो इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड की जाएगी, कंसिडरेशन में क्या क्या चीज इंक्लूड की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्लब मेंबर फीस, कार पार्किंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी, ठीक है, मेंटेनेंस चार्ज और एडवांस पेमेंट। हम कभी कभी प्री डिपॉजिट भी कर देते हैं, जब एडवांस में देते हैं, जब हमारा एग्रीमेंट होता है तो हमें एडवांस देना होता है ताकि वो प्रॉपर्टी हमारे पास फिक्स हो जाए, हम बाद में उसको पूरा ले सके पूरी पेमेंट होने के बाद। तो एडवांस पेमेंट करी जाती है, तो वो भी है। अब मेंटेनेंस भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये मेंटेनेंस कब दिया जा रहा है, जब आप बाय कर रहे हो उससे पहले का जितना भी सारी चीज होती है। वेयर दे वेयर दे फॉर्म वेयर दे फॉर्म पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी कंसिडरेशन, ठीक है ना। ये सब पार्ट किसके हैं, कंसिडरेशन के हैं, प्रॉपर्टी के। तो ये सारी चीजें रखनी होती है उसमें। देखिए व्हेन सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई। अब देखिए टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी जो होता है उसमें सबसेक्शन 1 क्या था, 393 का सबसेक्शन 1 क्या था, और ये कब अप्लाई नहीं होगा। देखिए इट डज नॉट अप्लाई वेयर प्रॉपर्टी वैल्यू इज, अगर प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है 50 लाख से कम है और सब्जेक्ट टू एसडीबी वैल्यू, ठीक है ना। एसडीबी वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर ये दोनों कम है 50 लाख से तो ये अप्लाई नहीं होगा टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी केस में। प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड है तब भी अप्लाई नहीं होगा। देखिए द सेलर इज नॉट रेजिडेंट, अब मतलब मान लीजिए वो एनआरआई है, अगर वो रेजिडेंट ही है तो उसके ऊपर ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एनआरआई के लिए क्या बोल रहा है, देखिए नॉन रेजिडेंट सेलर के लिए क्या बोल रहा है कि उनके ऊपर ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन 194 ये सारे उनके लिए दूसरे फॉर्म होते हैं, वो अप्लाई होते हैं उसके, ठीक है। बात करते हैं टीडीएस ऑन पेनल्टीज की। तो एप्लीकेबल प्रोविजन सेक्शन 398 सबसेक्शन 3। तो यहाँ पे बात करता है इंटरेस्ट पेनल्टी की, फेलियर टू डिडक्ट और डिपॉजिट टीडीएस में रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, टीडीएस फॉर लेट फी डिडक्शन, टीडीएस फॉर लेट पेमेंट, ठीक है ना, लेट फाइलिंग और अदर जो अंडर दिस एक्ट आते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए क्या कर रखा है, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे इफ द बायर डज नॉट डिडक्ट टीडीएस व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। अगर बायर टीडीएस डिडक्ट नहीं करता, मान लीजिए प्रॉपर्टी 60 लाख की थी और जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता, उसकी पेमेंट कर देता है, तब क्या होगा। देखिए इंटरेस्ट लगेगा 1% से पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो मैं आपको बता दूं पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर मैं 15 अप्रैल को टीडीएस काटना था, 15 अप्रैल 2026 को, और 15 मई 2026 तक मैंने टीडीएस नहीं काटा है, 26 मई 2026, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि एक मंथ ये और दूसरा मंथ अप्रैल और मई दोनों मंथ को माना जाएगा, दोनों मंथ का 1% टैक्स लगे, वो लगेगा इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेबल। तो मान लीजिए 15 तारीख को डिडक्ट करना था अप्रैल में, लेकिन मैंने करा नहीं, ठीक है ना। और यहाँ लिखा अप टू डेट ऑन विच टैक्स एक्चुअली डिडक्ट, और मैंने कब करा, 15 मई को, 15 मई को डिडक्ट करा। तो मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर, करना जब था, करना आपको अप्रैल में था, करा आपने मई में जाके, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 2 महीने का। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए टीडीएस डिडक्टेबल 10 अप्रैल 2026 को था, टीडीएस जो काटना था आपको बायर को वो 10 अप्रैल 2026 को काटना था, लेकिन एक्चुअल में काटा कब, 25 जुलाई को काटा। तो आप खुद अंदाजा लगाइए। और अमाउंट जो टीडीएस का था 75,000 रुपये अमाउंट। अब सर अब आप खुद सोच के देखिए, देखिए अप्रैल मई जून जुलाई कितने हो गए, 4 महीने हो गए ना। तो यहाँ देखिए 4 महीने का आपको इसके ऊपर वो लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे करेंगे 4 मंथ गुना 1%, ठीक है ना, 4 मंथ का पूरा 1% निकलेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ये रहा, देखिए कितने महीने हो गए, अप्रैल का पार्ट ऑफ द मंथ था तो एक मंथ पूरा कंसीडर किया जाएगा, और जुलाई का भी पार्ट मंथ था तो एक मंथ पूरा किया जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई तीनों में 4 महीने का मैंने इंटरेस्ट ले लिया, ये रहा
75,000 का 1% करेंगे और 4 महीने का करेंगे तो 3,000 रुपये बनता है इंटरेस्ट। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ इंटरेस्ट फॉर लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। अब मान लीजिए कि आपने डिडक्ट तो कर लिया टाइम पे, लेकिन आपने डिपॉजिट ही नहीं करा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट और भी इसमें देखिए कितना गुस्सा आता है गवर्नमेंट को इसके बाद कि आपने डिडक्ट करा और आपने हमें पेमेंट नहीं करी, तो उसमें डबल उसमें रेट बढ़ा के इंटरेस्ट ले रही है। देखिए, टीडीएस हैज बीन डिडक्ट बट नॉट डिपॉजिट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। अब आपने क्या करा, डिडक्ट कर लिया लेकिन टाइम लिमिट में पे नहीं करा, तो गवर्नमेंट करिए देखिए अब आपने बहुत बड़ी गलती करी है, तो आपके ऊपर 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना। अब कहां से कह रही है, देखिए गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन। तो जब आपने डिडक्शन करा, जब आपने डिडक्ट करा और एक्चुअल में जब आपने डिपॉजिट करा, तो उस टाइम से लगा लीजिए। अब मान लीजिए एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, टीडीएस आपने डिडक्ट करा 15 मई को। ठीक है ना, टीडीएस आपने कब 15 मई को डिडक्ट करा और डिपॉजिट कब करा, 20 अगस्त को, और 85,000। अब लगा लीजिए मई जून जुलाई अगस्त, तो 4 महीने इसके भी निकल रहे हैं। यहाँ देखिए 4 महीने ही आ रहे होंगे यहाँ पे। देखिए मई पार्ट ऑफ द मंथ था, जून जुलाई और अगस्त पार्ट ऑफ द मंथ था। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4 मंथ 85,000 का 1.5% निकालेंगे तो 4% 5100 रुपये निकलता है। आप खुद भी कैलकुलेट करके देखना एक बार। तो इस तरीके से चीजें होती है। नाउ अब फाइल कर, अब ये देखिए लेट फाइलिंग फीस। अब अगर आपने क्या करा कि भैया आपके ऊपर 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, टीडीएस डिपॉजिट। देखिए 30 दिन के अंदर आपको फाइल करनी होती है टीडीएस की। अगर आपने नहीं करा, देखिए वेयर द टीडीएस प्रिस्क्राइब्ड टीडीएस स्टेटमेंट इज फाइल आफ्टर द ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद अगर आप फाइल करता है तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है, और मैक्सिमम फीस जो होगी टीडीएस अमाउंट डिडक्टेबल। तो जितना टीडीएस अमाउंट होगा उतना ही जाएगा वो। अब मान लीजिए आपका टीडीएस अमाउंट था 5,000 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा यहाँ पे 6,000 रुपये कर दिए, 200 रुपये करके, तो आपसे 6,000 रुपये लिए जाएंगे, नहीं, आपसे 5,000 रुपये ही लिए जाएंगे। यहाँ देखिए पेनल्टी में फॉर द नॉन फाइलिंग और इनकरेक्ट स्टेटमेंट रेंज फ्रॉम द 10,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे मे लिखा हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ना एक बार रुक जाइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मे लिख रखा है। मे का मतलब होता है कि कर सकते हैं हम ऐसा। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर 1 लाख रुपए लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मे लिखा हुआ है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। बात करते हैं इंपॉर्टेंट चेंज अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या हुआ। देखिए द फॉलोइंग हैज बीन चेंज। क्या क्या हुआ देखिए, न्यू सेक्शन आ गया, ठीक है, न्यू फॉर्म आ गए, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, और ट्रेसेस का जो वेबसाइट है 2.0 आ चुका है। क्या आ गया, 2.0 कंप्लाइंस इकोसिस्टम। देखिए द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज। अब चेंज क्या नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1% का रेट उस टाइम पे भी था, 31 मार्च 2026 से पहले 1% था, 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रेजिडेंट सेलर था एप्लीकेबल होना चाहिए, और एग्रीकल्चर लैंड जो है नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज उस टाइम पे थी। ठीक है ना, तो अभी भी है। नाउ बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल रिलीफ फॉर नील और लोअर डिडक्शन। तो अब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपका टीडीएस कट रहा है, ठीक है, अब वहां पे आप ये दे देते हैं फॉर्म, क्या दे देते हैं, फॉर्म 128 दे देते हैं वहां पे। ठीक है ना। पहले क्या जाता था 15 15G और 15H फॉर्म होता हुआ करते थे। ठीक है ना, ये दो फॉर्म थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपका फॉर्म 128 इशू करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2025 एक्ट के हिसाब से। तो किस केस में, नील और लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए आपका टीडीएस नहीं काटना, तो क्यों नहीं काटना, उस केस में आपको ये फॉर्म 128 इशू करवाना पड़ेगा, और ये आपको देना होता है वहाँ पे। ठीक है ना, लोअर डिडक्शन। तो ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी। मेजरली मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी के केस में ये होता भी नहीं है, कहीं होता होगा लेकिन मैंने देखा नहीं है वैसे एक्चुअल में। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की। मिस्टर ए परचेस फ्लैट मिस्टर बी से। ठीक है ना, मिस्टर ए जो है फ्लैट परचेस करता है मिस्टर बी से, और यहाँ पे जो सेल, यहाँ देखिए यहाँ पे जो सेल कंसिडरेशन था वो था 82 लाख। ठीक है ना, और स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 85 लाख। ठीक है ना, 85 लाख था। तो अब इसमें किस में कटेगा आप बता सकते हैं, तो कटेगा किस में कटेगा, हायर रेट देखा जाएगा। तो हायर रेट कौन सा है इसमें, हायर रेट कौन सा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का। तो 85,000, तो इसका 1%, वो 85 लाख का 1% काटेंगे तो ये आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ देख सकते हैं कि द बायर डिडक्ट 85,000 पे द बैलेंस टू सेलर। 85,000 को डिडक्ट करेगा
और बाकी जो पेमेंट है वो सेलर को करेगा, देन कंप्लीट द प्रिस्क्राइब टीडीएस कंप्लाइंस अंडर द न्यू इनकम टैक्स। तो न्यू इनकम टैक्स के हिसाब से वो क्या करेगा, इस कंप्लाइंस को पूरा करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये किसी को भी पता नहीं होता कि यहाँ पे फॉर्म कितने जाने हैं। मैंने आपको इसलिए आपको समझा दिया तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऊपर से, लेकिन अब मैं इसको टेबल वाइज समझाता हूँ। देखिए फॉर्म 141 रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। यहाँ देखिए नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ फॉर्म। देखिए अब बायर की मैं आपको समझाता हूँ, बायर के हिसाब से यहाँ आइए, इसको एक बार समझते हैं। देखिए बायर और सेलर और फॉर्म रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके केस में एक बायर है, ठीक है, और एक सेलर है, तो आपको पता ही है भैया एक ही फॉर्म लगेगा 141, एक फॉर्म लगेगा 141 का। मान लीजिए एक बायर है, दो सेलर है, तो इसमें क्या लगेगा, एक फॉर्म लगेगा। समझ रहे हैं। पहले क्या होता था 26 क्यूबी में क्या होता था कि वहां पे दो सेलर है ना, तो वहां पे अगर वहां पे एक बायर दो सेलर है तो हम एक एक बायर को दो फॉर्म फिल करने पड़ते थे 26 क्यूबी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत रिलीफ दिया है, बहुत आसान कर दिया है इसको, ठीक है ना। यहाँ पे एक बायर है और दो सेलर है, तो दोनों की रिपोर्ट एक ही फॉर्म में आ जाती है। अब पहले क्या होता था कि एक बायर दो सेलर है तो हमें दो फॉर्म फिल करने पड़ते थे। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए दो बायर दो सेलर हैं तो हमें दो फॉर्म फिल करने हैं, यहाँ पे दो फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंड करना इस बात को, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे दो बायर हैं और एक सेलर है, तो यहाँ पे दो फॉर्म फिल होंगे, ठीक है ना। इन दोनों के केस में देखिए बायर मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया अब, ठीक है ना। बायर हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले क्या थे, सेलर थे मोस्ट इंपोर्टेंट 26 क्यूबी में, ठीक है। क्यूबी में ये इंपॉर्टेंट था। अगर एक बायर है और दो सेलर है तो बायर एक को दो बार फॉर्म फिल करने पड़ते थे सेलर केस में। लेकिन अब अगर एक बायर है और मान लीजिए चार सेलर है, तो अब कितना फॉर्म फिल करना है, एक ही फॉर्म फिल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर दो बायर है और दो सेलर है, यहाँ पे दो बायर है दो सेलर है, तो दो फॉर्म फिल होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए दो बायर और एक सेलर है तो दो फॉर्म फिल होंगे, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि बायर इंपॉर्टेंट है, सेलर चाहे कितने भी हो। बायर अगर आपके दो हैं तो दो फॉर्म फिल करना है, सेलर आपके चाहे 10 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है, इसको समझिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तब देखिए ये वाले केस में बता रहा हूँ अभी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये वाले टेबल के बारे में। मल्टीपल सेलर कैन नाउ बी कैप्चर वन फॉर्म 141 इफ ऑल सेलर हैव सेम स्टेटस। मतलब कहने का मतलब है, अब यहाँ आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है देखिए, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, ठीक है ना। मान लीजिए इंडिविजुअल है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे दो अगर सेलर दो सेलर हैं तो दोनों सेलर ही इंडिविजुअल होने चाहिए। और अगर दो क्या है, दो कंपनी है, अगर कंपनी है अगर कंपनी है तो दोनों कंपनी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल है तो दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, अगर कंपनी है तो दोनों इंडिविजुअल होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर एक ही बायर है और एक ही सेलर है तो उस केस में तो इन दोनों को देखना ही नहीं है। लेकिन डबल केस में अगर मैं दो बायर दो सेलर की बात कर रहा हूँ तो सेलर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, या तो इंडिविजुअल हो या तो फिर वो कंपनी हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सेम स्टेटस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी एक बायर है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आगे समझाता हूँ कैसा करना है उस केस में। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे आइए, अगर मान लीजिए कि भैया एक इंडिविजुअल है और एक कंपनी है, तो उस केस में कैसे करना है। अगर सेलर एक कंपनी एक बायर है, सॉरी एक कंपनी है और एक एक क्या है इंडिविजुअल है, तो उस केस में कैसे करना है, तो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। देखिए वैसा ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेजरली क्या पता हो भी जाए कभी, तो मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखिए इफ द सेलर्स स्टेटस इज डिफरेंट अप्लाई अकॉर्डिंग टू द टेबल बिलो, तो ये टेबल उनके ऊपर अप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखिए सेलर सॉरी यहाँ पे बायर सेलर और फॉर्म रिक्वायर, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एक बायर है और सेलर यहाँ पे क्या है, एक ही है, या तो वो कंपनी है या तो वो क्या है, नॉन कंपनी। तो यहाँ पे एक ही फॉर्म इशू होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब चाहे वो कंपनी हो चाहे वो नॉन कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, तो उसके लिए एक ही फॉर्म फिल होगा, है ना। अब मान लीजिए एक बायर है और दो सेलर है, क्या कह रहा हूँ मैं, आप समझना इस केस को।
एक बायर है, दो सेलर है, तो इसमें क्या है, या तो वो दोनों क्या होने चाहिए, देखिए दो सेलर है, एक कंपनी है और दूसरा नॉन कंपनी। तो एक कंपनी, एक है इंडिविजुअल, ठीक है, एक है इंडिविजुअल और एक है कंपनी। तो इस केस में दो फॉर्म फिल होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आप लग रहा है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, मेरे को लग रहा है। देखिए आप थोड़ा दिमाग लड़ाइए। अगर बायर एक है और दो सेलर हैं, लेकिन दोनों का स्टेटस, एक कंपनी एक इंडिविजुअल है, तो उस केस में आपको दो फॉर्म फिल करने हैं, एक कंपनी के लिए अलग होगा और एक नॉन कंपनी के लिए अलग होगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा लाइव पोर्टल पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मान लीजिए दो बायर और दो सेलर हैं, ठीक है। अब दो सेलर कैसे हैं कि कंपनी है एक और एक नॉन कंपनी है, तो यहाँ पे चार फॉर्म फिल होंगे, एक बायर, एक कंपनी के लिए और एक नॉन कंपनी के लिए। पहला बायर क्या करेगा, एक कंपनी के लिए एक नॉन कंपनी के लिए फॉर्म फिल करेगा, फिर दूसरा बायर एक कंपनी एक नॉन कंपनी के लिए फॉर्म फिल करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों पूरा डिस्कशन, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। चलो एक बार ना मैं आपको ना, यहाँ आइए, मैंने आपको यहाँ पे एक सेक्शन पढ़ाया था। देखिए ये सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। मैं आपको ना ये सेक्शन एक बार अंडरस्टैंड करवा देता हूँ पोर्टल से भी, बिकॉज कहीं कभी ना कभी कोई व्यूवर्स हमारे पोर्टल से भी पढ़ना चाह रहे हो, तो वहाँ से भी उनको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं यहाँ से इनकम टैक्स पोर्टल से भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखिए इनकम टैक्स एक्ट और 2025 डालेंगे जैसी, तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुलेगी, ठीक है ना, ये वाली वेबसाइट खुलेगी आपको। इनकम टैक्स 2025 डालेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी, जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं। तो आप इसको जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप 9060 इनकम टैक्स 9061 भी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। तो मेरे केस में 2025 से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और 393 के सब सेक्शन 1 में चलेंगे। यहाँ आइए। अब यहाँ पे क्या था, टेबल, यहाँ देखिए सीरियल नंबर के टेबल नंबर 3 में जाना है, ठीक है ना। 3 में आइए, यहाँ आइए, 3 में ये रहा, और ये यहीं पर ही जस्ट टेबल नंबर 3 के जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो उसको हमें छोड़ना है। हम अदर बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए एनी कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन ये आ रहे हैं, लेकिन किन को छोड़ के, कौन से पर्सन को छोड़ के, देखिए अदर देन द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सीरियल नंबर 3 के पार्ट 3 में। तो इसको छोड़ के, इनको छोड़ के ये बात कर रहा है, तो इन पर्सन को छोड़ देना, और जो यहाँ पे आ रहे हैं वही देखिए। तो क्या कह रहा है, रेट कितना लगेगा, 1% कटेगा, और यहाँ पे दो क्लोज दे रखे हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी जो है अभी मैंने आपको बताया था वहां पे, विच एवर इज हायर। तो या तो देखिए जो सेल कंसिडरेशन है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उस पर टीडीएस कटेगा। और थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करेंगे तो 50 लाख रुपीज एंड एज पार्ट नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 50 लाख आता है, ठीक है ना। 50 लाख रुपीज की बात कर रहा है ये। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, नोट नंबर 3 में आएंगे, जस्ट थोड़ा सा नीचे ही आएंगे, तो यहाँ पे ये इसकी बात करेगा। देखिए ये देखिए, यहाँ पे नोट नंबर 3 ये अभी हमने पढ़ा था, और यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिख रखा है, यहाँ पे ये देखिए ना, सीरियल नंबर। तो इनकम टैक्स देखिए, द इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड वेयर कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज। मैंने अभी आपको बताया ना, 49,999 रुपए, 49,99,999 रुपए, ठीक है। तो वहां पे तो टीडीएस नहीं करना है, लेकिन जैसे ही 50 लाख से ऊपर होगा या 50 लाख तक होगा, इक्वल टू लिखा हुआ है, तो टीडीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, बायर के ऊपर। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से चीजें हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पोर्टल पे। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके आ रहा हूँ पोर्टल पे, और पोर्टल पे अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें होती है। यहाँ आइए, जब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, देखिए अगर आपके केस में, अगर आपके केस में जो बायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर्ड कौन करेगा, वो बायर का रजिस्टर्ड होगा, ध्यान रखा। यहाँ से लॉगिन जो होगा बायर के लॉगिन से होगा, बायर जिसने प्रॉपर्टी परचेज करी है वो लॉगिन करेगा यहाँ पे, ना कि सेलर, ठीक है ना। तो मैंने जैसे यहाँ पे लॉगिन कर लिया, एक्चुअली मेरा जो क्लाइंट है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, रजिस्टर कर लिया था मैंने उसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे करना काम। चलिए जी,
अब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, देख लीजिए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें सबसे पहले यहाँ पे ई फाइलिंग में आएंगे। ई फाइलिंग में आने के बाद यहाँ फॉर्म रिटर्न में नहीं जाना, यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म फॉर्म में भी नहीं जाना, हमें ई पे टैक्स में जाना है। ओके, ई पे टैक्स में। और लॉगिन किसने करा है, बायर के पैन कार्ड से लॉगिन हो रखा है। अगर 2 बायर है तो 2 बार लॉगिन होगा, ध्यान रखना। अब आइए यहाँ पे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ देखिए, अब मुझसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये देखिए, अगर आपका केस 1 अप्रैल 2026 के बाद का है, या 1 अप्रैल 2026 का है, के बाद का है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, ये वाला। अगर आपका केस 31 मार्च 2026 तक का है, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 26 क्यों बी जाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी के केस में। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म जाएगा आपको पता है, 141। अब आपको पता चल गया। नाउ मेरा जो ये वाला केस है, मैं इस पर एंटर करता हूँ। ये हमने एंटर कर लिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ आ रही है। हमें क्या करना है, यहाँ पे आइए, हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, फॉर्म नंबर 141 ये भी आ रहा है, फॉर्म नंबर 141 ये भी आ रहा है। ये किसके किसके लिए है, ये डिमांड पेमेंट फॉर चालान। तो जब डिमांड निकालते हैं तो उस टाइम पे ये फॉर्म हमें देना होता है। और हमारे केस में डिमांड है नहीं, हम तो फ्रेश टीडीएस फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्म 141 आएगा। तो ये चालान कम स्टेटमेंट होता है। ओके, ये क्या होता है, चालान कम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो हम जैसे यहाँ पे करेंगे, ये वाले में प्रोसीड। अब मैंने कहा था ना आपसे कि हमें कॉर्पोरेट डिडक्टिव और नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव के केस में, डिडक्टिव का मतलब होता है सेलर, ठीक है ना, सेलर का डिडक्ट कर रहा है अभी हम, और किसने लॉगिन करा है, बायर ने लॉगिन करा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। इसीलिए मैंने वो केस बताया था आपको। अगर 2 बायर है और 2 सेलर है और दोनों का रेजिडेंट अलग अलग है, ठीक है ना, स्टेटस अलग अलग है, तो उसमें हमें पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में तो क्या है, दोनों सेलर का स्टेटस सेम है, दोनों क्या है, इंडिविजुअल है। तो नाउ इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ से देखिए, ये क्लिक कर लिया, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए डिडक्टिव टाइप नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव, ये हमारा क्या इंडिविजुअल है। अब ये बता रहा है यहाँ पे देखिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए डिडक्टिव का। तो मैंने आपसे कहा था ना उस टाइम पे ये सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं नॉन रेजिडेंट सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ मेरे से क्या बोला जा रहा है कि देखिए, फॉर्म 141 विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट फॉर्म आपके लिए क्या होगा, 144, ठीक है ना, फॉर्म 144 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ रेजिडेंट। तो हमारा रेजिडेंट का केस है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, जिसका डिडक्टर की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी डिडक्टर की। अब आप नीचे आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें फाइनेंस ईयर एक ही मिलेगा, बिकॉज न्यू इनकम टैक्स है, और ये 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई हुआ है। यहाँ पे मंथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मंथ हम ले लेते हैं। अभी हम जून मंथ का कर रहे हैं, ठीक है, जून मंथ का हम ले रहे हैं। और मैं यहाँ देखिए, जैसे हम यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने सारे हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे आ जाते हैं। शेड्यूल देखिए, शेड्यूल ए आ जाता है, शेड्यूल बी आ जाता है, और शेड्यूल सी आ जाता है, ठीक है, और शेड्यूल डी आ जाता है। तो हमारे केस में शेड्यूल बी है, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यहाँ पे सीरियल नंबर ये आपको दिखाई रखा है, ये रहा सीरियल नंबर 3, और यहाँ पे 1 के केस में। और यहाँ पे देखिए टीडीएस ऑन रेंट पेड बाय द इंडिविजुअल एचयूएफ। तो 50,000 की लिमिट थी ना इनके केस में, 50,000 की लिमिट जब ऊपर हो जाती है तो वहाँ पे। और ये केस के केस में कह रहा है, यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे फॉर्म 141 फॉर्म 141 इन सब केसों में भी फाइल किया जाएगा, ठीक है ना। तो अपने केस को अंडरस्टैंड करके ही ये फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे केस में क्या है, शेड्यूल बी है, टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में। तो ये आ गया, मैंने ये सेट करा। हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आ गए। अब देखिए, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरती है, ठीक है ना, बहुत आसान फॉर्म है, बस आपको दिमाग लड़ाना है और सब चीज़ हो जाएगा। यहाँ ये देखिए, यहाँ दे रखा है कि पार्ट बी, पार्ट ए में तो अभी मैंने आपको डिटेल डालनी सिखा दी। पार्ट बी देखिए, टीडीएस ऑन सेल ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइप बताइए, लैंड है या बिल्डिंग या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है। आप अगर फ्लैट ले रहे हैं या बिल्डिंग ले रहे हैं तो उस केस में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे केस में अभी क्या है, बिल्डिंग है, जिनकी मैं टीडीएस रिटर्न अभी फाइल करूंगा आपको बताने के बाद, है ना। तो उनके केस में बिल्डिंग, उन्होंने क्या क्या ले रखा है, फ्लैट ले रखा है, तो वो इस केस में आएगा। और आप लैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लैंड लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम आपको लैंड के हिसाब से समझा देते हैं। फिलहाल देखिए, आप चाहे ये सिलेक्ट करें या ये सिलेक्ट करें, फॉर्म एक जैसा ही फील होगा, ठीक है ना। तो मैं लैंड ही ले लेता हूँ, सपोज दैट। उसके बाद आइए देखिए, एड्रेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू ट्रांसफर।
तो यहाँ पे देखिए एड्रेस डालना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल जहाँ पे प्रॉपर्टी है इस वक्त लोकेटेड, तो वहाँ का एक्चुअल एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पे जो एड्रेस है, ठीक है ना। ये डाल लेंगे, एड्रेस यहाँ पे डाल लेंगे देखिए सारा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ ये एड्रेस आपने डाल दिया, यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करना है। देखिए डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये रजिस्ट्री की बात करता है। जब हम प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं और सारी पेमेंट कर देते हैं, तो हमें वहाँ पे रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाती है, ठीक है ना। सेल डीड बनती है, सेल डीड बनने के बाद हमारी रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट होता है कि भैया हमें प्री अमाउंट दे दो, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको इतने टाइम बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जब आप पेमेंट कर देंगे तो वहाँ पे सेल डीड बनती है, फिर रजिस्ट्री होती है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये है, ये डेट ऑफ एग्रीमेंट है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की डेट हमारे पास होती है। तो मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे आइए 26, और मैं जून की डेट ले लूँगा यहाँ पे 15 जून को। सपोज डेट मान लीजिए 15 जून को, 15 जून को मेरा क्या बना था, डेट ऑफ एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है। रजिस्ट्री की डेट अगर आप टीडीएस फाइल करने से पहले, अगर आप जिस दिन टीडीएस फाइल कर रहे हैं, अगर आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है, मेजरली होती नहीं है, लेकिन अगर हो गई है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट डालने का। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, इफ अवेलेबल, यदि वो है तो, नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए जहाँ पे रेड मार्क लिखे हुए हैं, जहाँ पे रेड कलर के ये स्टार लिख रखे हैं, यही मैंडेटरी टेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आइए, देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, 3 हो गया, 4 हो गया पॉइंट। अब 5 और 6 की बात करते हैं। देखिए 5 और 6 की जो बात मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे देनी होगी, और सेल कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आपकी है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। और सेल कंसिडरेशन जो आपका है वो यहाँ पे डालना है आपको। पहले क्या होता था 26 क्यूबी में, क्या होता था कि यहाँ पे हमें प्रपोर्शनेट डालना पड़ता था अमाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने 26 क्यूबी फाइल कर रखी है। यहाँ पे क्या करना होता था, हमें प्रपोर्शनेट डालना पड़ता था अमाउंट, ठीक है ना। क्या करना होता था, प्रपोर्शनेट डालना पड़ता था अमाउंट। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब हमें यहाँ पे पूरी वैल्यू डालनी है। क्या करनी है, अब हमें यहाँ पे पूरी वैल्यू डालनी है, एक्चुअल जितनी की हमारी प्रॉपर्टी है उतनी ही वैल्यू डालनी है। मान लीजिए मेरे केस में प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ रुपए की है, मानना क्या है, हकीकत में ही है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है ना, जिनका मैं अभी फाइल करूंगा टीडीएस, ठीक है ना। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, ये देखिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए डाल दिए पूरे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रपोर्शनेट नहीं लेना होता, अब हमें यहाँ पे पूरा अमाउंट डालना होता है। बिकॉज अभी नीचे दिखाएगा वो कि किस तरीके से प्रपोर्शनेट होगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये हमने डाले 1 करोड़ रुपए, जो कि 15 जून को था, ये डेट हमारी एग्रीमेंट हुई थी। अब टेबल नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 को अंडरस्टैंड करिए। देखिए इज पेमेंट बीइंग मेड इन लमसम या इंस्टॉलमेंट, अगर आप पेमेंट किस में दे रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट दे सकते हैं और लमसम भी पेमेंट दे सकते हैं। तो जिस केस में आप देना देते हैं उसी केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं सबसे पहला केस आपको इंस्टॉलमेंट का समझा रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का समझाने के बाद फिर मैं आपको लमसम समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए इंस्टॉलमेंट मैंने ले लिया। अब मान लीजिए इंस्टॉलमेंट मैंने ले लिया, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। और मान लीजिए मेरी 5 इंस्टॉलमेंट बनती है, मेरी 5 क्या बनती है, इंस्टॉलमेंट बनती है, ठीक है। अब 5 इंस्टॉलमेंट तो बन रही है, तो मेरे को कितने फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, कोई बता सकता है। यहाँ देखिए मैं 5 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, क्या अमाउंट 1 करोड़ रुपए, तो कितने बार मेरे को फॉर्म 141 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, कोई बता सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 बार, हमें 5 बार फॉर्म 141 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 बार हमें 141 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, 5 बार। बिकॉज 5 बार तो मैं पेमेंट करूंगा ना, 5 बार मेरे को अपनी उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे 3 चीज दे रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, और ध्यान रखना 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ ले लिया मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट लिया तो ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा, देखिए ये अप्लाई नहीं हो रहा, ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये हमें अभी दिखा नहीं रहा। और ये भी बंद है, ये भी डिसेबल है, 9 भी डिसेबल है, 10 भी डिसेबल है, ठीक है ना। और 11 को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब डबल बायर का समझाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं अभी केस ले रहा हूँ सिंगल बायर, एक बायर, ठीक है ना, एक बायर है और 2 सेलर है। केस क्या चल रहा है हमारा कि एक बायर है, 2 सेलर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी मेरा एक बायर है, तो एक बायर के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अब क्या करना है कि यहाँ देखिए मैं इसको जैसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेट करूंगा, इसके इसके अंदर एडिट करूंगा, बिकॉज इनका मेरे को क्या डालना पड़ेगा, परसेंटेज तो डालना पड़ेगा ना इनका मेरे को। यहाँ देखिए परसेंटेज तो मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कितना परसेंट है,
ठीक है ना, 100 कंसिडरेशन पे पेड और बायर। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि 100% है, ठीक है ना, 100% यहाँ पे क्या है, इनका परसेंटेज है। बिकॉज ये एक बायर है तो एक बायर के केस में 100% आ जाता है, अगर ये दो होता है तो 50-50 आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, डिटेल ऑफ ऑल डिडक्टी। तो जितनी भी डिडक्टी है अब हमारे केस में, उन सबकी डिटेल यहाँ देनी है। अब क्या करना, मैंने क्या कहा था कि एक बायर है 10 सेलर है, तो अब यहाँ पे एक फॉर्म से ही काम चल जाता है। पहले क्या होता था कि हमें अगर 10 सेलर, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर 10 बार है सेलर, 10 सेलर, तो 10 बार फॉर्म फिल करना पड़ता था हमें। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वैसे तो दो होंगे तो दो बार ही करते थे पहले हम 26 क्यूबी में। लेकिन अब क्या हुआ है कि सेलर अगर चाहे 10 हो और बायर एक है, और न्यू इनकम टैक्स के हिसाब से यही इसी एक ही फॉर्म से काम हो जाएगा सारा। देखिए यहाँ आए, यहाँ आने के बाद यहाँ देखिए, जैसे ही मैं यहाँ देखिए, जैसे ही मैं परमानेंट अकाउंट नंबर डालूंगा, उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, परसेंटेज हमें डालना पड़ता है बस, ये सारी चारों डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, हमारी तीनों डिटेल। समझ रहे हैं आप? क्यों आएगी? क्योंकि जो हमारे सेलर होंगे वो इनकम टैक्स में अगर रजिस्टर्ड है तो उनकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी, अगर नहीं आ रही तो हमें डालना पड़ेगा मैनुअली। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, जैसे मैं डाल लेता हूँ अपने क्लाइंट के, ठीक है ना। अब देखिए मैंने जैसे ही डाला, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या आ रहा है, डिटेल ऑटोफिल, ठीक है ना, ऑटोमेटिक। तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक, ठीक है ना, यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक हो गई। मैं इनका रेट यहाँ पे इनका परसेंटेज डाल देता हूँ, मान लीजिए 50-50% के दो, मैंने क्या कहा, एक बायर दो सेलर है, ठीक है ना, मैंने 50-50 रेट डालूंगा इस पर। और मैं यहाँ से एक और सेलर ले लेता हूँ, क्योंकि दो सेलर है ना हमारे केस में, तो एक और सेलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इनका क्या डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनका परसेंटेज डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाल दिया, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, इनका मैंने परसेंटेज डाल दिया, और ये यहाँ देखिए इनका परसेंटेज डालने के बाद 50-50 का परसेंटेज आ गया, और ये इनके नाम आ गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आइए, अब आते हैं टेबल नंबर, पॉइंट नंबर 13 पे। तो अब ये क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन डिटेल। अब ट्रांजेक्शन डिटेल को मेरे को बताना है कि यहाँ पे कैसे कैसे चलेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिटेल डालूंगा अब यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये भी क्या कह रहा है। देखिए डिटेल ऐड, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द डिडक्टी। तो डिडक्टी के जो परमानेंट अकाउंट नंबर होंगे जो मैंने अभी ऐड करे थे वहाँ पे, सेलर 1 और सेलर 2, तो उनके नंबर यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो दिखेंगे मेरे को। फिर नेम ऑफ डिडक्टी, यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा, यहाँ पे प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अभी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये अभी क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, देखिए जब मैं करूंगा फाइनल, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, फाइनल इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, जब मैं फाइनल इंस्टॉलमेंट दूंगा तो ये जब ओपन होगा, अभी ओपन नहीं होगा। और ये क्या है, अब ये पूछेंगे आप मुझसे ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिट प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस केस में। तो ये कह रहा है प्रीवियस इंस्टॉलमेंट है, जब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी थी वो आप मुझे बता दो यहाँ पे कितनी कर दी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अमाउंट पेड और क्रेडिट इन प्रेजेंट ट्रांजेक्शन। तो जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है प्रेजेंट में जो पेमेंट कर रहे हैं आप। फिर कह रहा है अमाउंट ऑन विच टैक्स लाइबल टू पेड। तो ये और ये दोनों सेम होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट आपको क्या लेनी है, जिस डेट में आपने क्या कर रहा है, पेमेंट करा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये वाला केस, ये कह रहा है वेदर सेक्शन 395 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल। तो ये किसकी बात करता है, ये बात कर रहा है यहाँ पे सेक्शन 100, सॉरी फॉर्म 128 की, ठीक है ना, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। तो उसकी बात कर रहा है, नील और लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे फॉर्म आता है 128। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे डेट ये हो गया था हमारा। अब ये क्या कर रहा है, अगर ये अवेलेबल है, यदि यस है, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, तब जाके आप टीडीएस कम काटेंगे। मेजरली वैसा होता नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे नो ही रहता है। अगर है आपके केस में तो आपको यस करके यहाँ पे नंबर देना वो, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं रेट टैक्स, यहाँ पे बात करते हैं रेट एट विच डिडक्ट परसेंटेज। तो यहाँ पे 1%, 1% आएगा, ठीक है ना, 1% आएगा, और अमाउंट ऑटोमेटिकली ले लेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ डिडक्शन की बात ये कर रहा है, ठीक है ना, डेट ऑफ डिडक्शन की बात ये कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन और ये ध्यान रखना, ये दोनों सेम होनी चाहिए,
ठीक है ना, जिस दिन आपने पेमेंट करी और जिस दिन आपने डेबिट करा, ये दोनों डेट एक सेम होनी चाहिए। क्यों? वरना तो आपके पास 1% 1% और 1.5% का इंटरेस्ट लग जाएगा। ये बात आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी आई होप। ठीक है ना। तो अब चलिए मैं आपको एक्सेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से एक्सेल में काम करना होता है। ठीक है ना। इसको भरवाऊंगा मैं भी। ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एक्सेल पे। ठीक है ना। एक्सेल में समझते हैं कि कैसे चीजें करनी होती है। ठीक है ना। इस फॉर्म को जब भी आप भरेंगे, अगर ये सिंगल बायर और सिंगल वो है सेलर, तब तो आप ऐसे ही भर लेंगे। लेकिन अगर दो बायर दो सेलर हैं तो उस केस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक्सेल पे जाके। तो चलिए एक्सेल में समझते हैं। ठीक है, ये आ गया मैं एक्सेल में, और यहाँ मैं एक डिटेल बना लेता हूँ टीडीएस के केस में। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं टीडीएस, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के केस में मैं बना रहा हूँ। और मेरा क्या केस था कि एक बायर है और दो सेलर है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नाम मिस्टर ए। फिलहाल फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मैंने नाम ले लिया, और यहाँ पे फॉर्म कितने जाएंगे, 141 का एक फॉर्म फिल होगा। ठीक है ना, एक फॉर्म फिल होगा, और एक फॉर्म फिल होगा, फॉर्म 141 का। ठीक है, इनका 100% शेयर था। क्या था इनका? 100% शेयर था। ठीक है ना, 100% शेयर। इनका शेयर कितना था? इनका 100% शेयर था। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे सेलर है। मैं एक बार इसको है, अब यहाँ पे सेलर मान लेते हैं। यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर बी। ठीक है, यहाँ पे सेलर है बी, और यहाँ पे सेलर है सी। यहाँ पे सेलर है बी और सी। ठीक है, और इनका जो शेयर है वो 50% है। वो 50% शेयर है, इन दोनों का 50-50% शेयर है। ठीक है ना, इन दोनों का क्या है, 50-50 शेयर है, 50-50% शेयर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए मैंने 50-50 शेयर ले लिया इनका, और मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, बॉन्ड कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैंने इंस्टॉलमेंट के सब समझा रहा हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट क्या है, मान लीजिए मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। और ठीक है ना, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सेलर ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया सेलर नेम, यहाँ पे सेलर नेम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे शेयर आ गया इनका, यहाँ पे शेयर ले लेंगे, और यहाँ अमाउंट ले लेता है सपोज। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ले लेता है, एक अमाउंट जो पेड कर रहे हैं ये, और टीडीएस डिडक्ट, टीडीएस डिडक्टेड। तो ये मैंने यहाँ पे नाम ले लिया। देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या नाम लिया है, ये आपको एक बार अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने नाम ले लिया, और अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे दोनों नाम। ये देखिए मैंने इन दोनों को यहाँ ले लिया, और ये मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब मान लीजिए मिस्टर ओ, सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी है। ठीक है, और इन्होंने कितना देना है, मान लीजिए यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, जो कि प्री अमाउंट होता है। जितना भी एग्रीमेंट के टाइम पे, जब इन्होंने जैसे एग्रीमेंट बना होगा उस टाइम पे कुछ अमाउंट दिया होगा, तो मान के चल रहे हैं टोकन मनी के हिसाब से, मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने 20 लाख रुपए पे कर रहे हैं। सपोज डेट इतना होता नहीं है टोकन मनी, लेकिन मैं फिर भी एक एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ 20 लाख रुपए इन्होंने पे करे। किसने पे करे, मिस्टर ए ने 20 लाख रुपए पे करे। तो 20 लाख रुपए कैसे पे करे होंगे, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पूरा अमाउंट लिख लेता हूँ 1 करोड़ रुपए कि एक्चुअल में कितना था यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे फुल अमाउंट, कंसिडरेशन अमाउंट। ठीक है ना, यहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट लिख लेता हूँ 1 करोड़ रुपए। कितना है, 1 करोड़ रुपए मैंने यहाँ लिख लिए, और मैं सपोज डेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, जो कि 20 लाख रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, 20 लाख रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ये अब 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, अमाउंट कितना पे कर रहा हूँ, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए जब मैं दे रहा हूँ, तो इनका 50-50 शेयर था, और मेरा 100% का। तो 20 लाख रुपए जब दूंगा, तो 10 लाख इसको दूंगा ए को, और 10 लाख बी को दूंगा, 10 लाख सी को दूंगा। राइट, तो 10 लाख यहाँ लिख लेते हैं।
ठीक है, 10 लाख और 10 लाख। ठीक है, इन दोनों को 10-10 लाख रुपए दूंगा। और टीडीएस क्या काटूंगा, टीडीएस देखिए यहाँ पे, टीडीएस कटेगा यहाँ पे इजगल टू, और कितना कटेगा, 1% कटेगा। तो 1% मैंने यहाँ डाल दिया, तो कितना आ गया, 10,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे को कितना अमाउंट पे करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट पे करना है, कोई बता सकता है? यहाँ आइए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ सेलर के केस में, तो मेरे को कितना पे करना है यहाँ पे, 10,000 रुपए। 10 और 10 20,000 रुपए। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं? देखिए यहाँ पे 20,000 रुपए पे करना है, किस केस में, मिस्टर, किस केस में, मिस्टर ए दे रहा है 20 लाख रुपए, किसको, बी और सी को, जो सेलर थे बी और सी। अब चलिए यहाँ पे आइए, जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए पैन कार्ड, जैसे ही मैं यहाँ पे अपने पैन कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 2 पैन कार्ड आएंगे, दोनों पैन कार्ड में से जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने सेलर को, तो यहाँ पे डिटेल देता जाऊंगा। जैसे यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा, प्रेजेंट में क्या अमाउंट है, तो मैं 10 लाख रुपए तो पे कर रहा हूँ अभी। 10 लाख रुपए जैसे ही मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ मैं नो कर दूंगा, बिकॉज ये हमारे केस में एप्लीकेबल होगा नहीं, ठीक है ना, लोअर सर्टिफिकेट वाला। और मैं यहाँ पे आऊंगा, और मैं यहाँ पे जैसे जून लूंगा, और 15 तारीख को मेरा एग्रीमेंट बना था, 16 तारीख को मैंने पेमेंट करी थी, ठीक है। कितनी करी थी, 10 लाख रुपए, ठीक है। मैं कर रहा हूँ 20 लाख रुपए पेमेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं 20 लाख रुपए पे कर रहा हूँ। 10 लाख तो मैं दूंगा सेलर ए को, सेलर बी को, और 10 लाख दूंगा सेलर सी को, ठीक है। और यहाँ पे 1% के हिसाब से 10,000 रुपये हमारा टैक्स बनता है, और यहाँ पे ले लूंगा क्या तारीख, 16। ना उसको सेव कर लूंगा, सेव कर लिया मैंने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे कि एक सेलर को तो मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे काट लिए, लेकिन काटने कितने हैं, 10,000 भी, 10,000 और काटने हैं। 20 लाख रुपए पे करे हैं ना मैंने। तो मैं एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये, फिर मैं एक सेलर और ले लेता हूँ, यहाँ पे नाम आ गया रवि का, ठीक है, रवि नाम आ गया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 लाख रुपए। मैंने फिर यहाँ पे 10 लाख रुपए लेना है, बिकॉज मैंने पेमेंट कर रखी है, और मैं यहाँ पे जो डेट है 16 तारीख को ही करूँगा ऑफकोर्सली, ठीक है ना। और यहाँ पे 1% ले लूँगा, ये आ गया 10,000 रुपये, और यहाँ पे भी 16 तारीख ही ले लूँगा मैं अपना। तो इस तरीके से मैंने ये फॉर्म यहाँ पे क्या करा, भर लिया एक सेलर के केस में, ठीक है। अभी क्या करा है, एक बायर, एक एक बायर 2 सेलर के केस में मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ पेमेंट आएगा, क्या आएगा, गेटवे ऑफ पेमेंट। तो देन वहाँ से आप सीधा पेमेंट कर देंगे वहाँ से, और उससे आगे कुछ भी नहीं है। गेटवे ऑफ पेमेंट आएगा तो डायरेक्टली आप वहाँ से क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पेमेंट डिटेल, ठीक है ना, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल, और यहाँ पे क्या करना होता है, पर्टिकुलर होता है डिडक्टर। तो ये 3 केस होते हैं। मैंने आपको बोल दिया ना कि हमने 2 केस फाइनल कर लिए, 2 केस ही इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा केस तो सिर्फ पेमेंट का है, ऐड पेमेंट डिटेल। तो यहाँ पे पेमेंट देनी होती है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 20,000 रुपये मैं जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, तो आपको यहाँ से पेमेंट करनी होती है, और पेमेंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैंने पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे ये वाली पेमेंट हो गई है। अब मैं एक इंस्टॉलमेंट और दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ समझ, यहाँ आइए, ये कौन सी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, अब मान लीजिए यही सेम इंस्टॉलमेंट मैंने एक और दे रहा हूँ 20 को, ठीक है ना। यहाँ देखिए अब मेरे पास कितना बचा है, मेरे पास देखिए कितना बचा हुआ है। मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी, तो मेरे पास 80 लाख रुपए, अब मेरे को 80 लाख रुपए पे करने हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट दूंगा, ठीक है ना, सेकंड, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट दूंगा कितने की, 20 लाख की। तो यहाँ पे 20 लाख दूंगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट दूंगा। तो ऐसे कर करके मैं कितनी इंस्टॉलमेंट दूंगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ऐसे कर करके मैं यहाँ पे सारी इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। यहाँ पे देखिए अब मान लीजिए मैं यहाँ मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ सपोज डैट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट दूंगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं दे चुका हूँ, अब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ये क्या सिलेक्ट करूंगा, सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। तो अभी मेरे को देनी कितनी है, 5 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 5 बार फॉर्म फिल करूंगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मैं पे कर चुका हूँ, सेकंड सब्सिक्वेंट वाली इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। तो सेकंड वाली दे रहा हूँ, तो ये कह रहा है देखिए ये वाला, अब ये वाला ये खुल चुका है, पॉइंट नंबर 9 खुल चुका है। और ये क्या कह रहा था, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट प्लीज मेंशन द प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो ये क्या कह रहा है, प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर देना अब आपको। तो प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। आप यहाँ डालेंगे तब आगे जाएंगे, ये अभी भी नहीं खुलेगा, ये जब खुलेगा तब फाइनल पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब आगे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे चीजें वैसी ही आएगी सारी की सारी, ये चीजें डालनी होगी आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें डालनी होगी। फिर आगे ट्रांजेक्शन टाइप में, ट्रांजेक्शन टाइप में आएंगे, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सपोज डेट मैं फिर पेमेंट कर रहा हूँ। अब देखिए ये अमाउंट ओपन हो गया, ये देखिए ये वाला, अब ये वाली टेबल क्या हो गई, ओपन हो गई, ठीक है। और ये अभी हुई नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया था क्यों नहीं हो रही। तो ये जब टेबल ओपन हुई है, अब इस केस में क्या करना होगा देखिए,
ठीक है, इस केस में अब क्या करना है, अब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ ना, तो ये कह रहा है कि भैया जब आपने यहाँ पे देखिए, जब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी थी, जब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी थी तो उस टाइम पे कितना अमाउंट दिया था, तो मैंने उस टाइम पे कितना दिया था, 20 लाख रुपए दिया था। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, 20 लाख रुपए दिया होगा। तो कह रहा है कि इस केस में, इनके केस में मेरे को ये बता दो कि आपने कितना दिया था 20 लाख में से, तो 10 लाख ही तो दिए थे। पिछला इंस्टॉलमेंट जो था 10 लाख ही तो था मेरा, 10 ही लाख तो दिए थे इनको, इनको 10 लाख दिए थे और दूसरी पार्टी को 10 लाख दिए थे, तो टोटल मिला के 20 लाख हुए थे। तो यहाँ पे ये वाला अमाउंट डालना है कि आपने कैसे दिया था। तो मान लीजिए ये दे रहा हूँ, और अब मैं कितनी कर रहा हूँ प्रेजेंट में, अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितनी दे रहा हूँ, 10 लाख की। तो 10 लाख मैंने डाल दिया, इसको नो करूंगा, यहाँ आऊंगा, और यहाँ आने के बाद जून में आऊंगा, और मैं मान लेता हूँ 17 तारीख को दे रहा हूँ। अब ये दे रहा हूँ 17 जून, 17 जुलाई को, है ना। एग्जाम्पल समझ के, मैं डेट तो सेम ले रहा हूँ, आप एग्जाम्पल समझ के आप बढ़ा सकते हैं, जैसे ही वो आपकी डेट होगी, बैंक की जो डेट आ रही होगी, ठीक है ना। बैंक के अंदर जब आपने पेमेंट करी होगी, पेमेंट बैंक के थ्रू करोगे ना आप, इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट है तो बैंक के थ्रू होगी, ठीक है ना। कैश में तो दोगे नहीं, कैश का तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होता, ब्लैक मनी होती है, दिस इज द होल ब्लैक मनी। तो मैं 17 जून लूंगा, जब मैं पेमेंट डेट होगी मेरी, और यहाँ पे मैं 1% ले लेता हूँ, ठीक है ना, 1% यहाँ पर ना, और यहाँ पे ले लेंगे क्या, 17, और इसको ऐड कर लेंगे, और ऐसे ही मैं दूसरा भी ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं क्या कर लूंगा, दूसरा सेलर भी ऐड कर लूंगा। दूसरा सेलर मेरा ऐड हो गया, रवि, ठीक है। और यहाँ पे कितनी अमाउंट है, 10 लाख रुपए। कौन सी अमाउंट है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दी थी 20 लाख रुपए, तो 20 लाख अभी यहाँ पे कंसिडर हो गया है, 10 लाख उनके केस में, 10 लाख इनके केस में, ठीक है। और यहाँ नो ले लूंगा, और यहाँ पे क्या लूंगा, 17 तारीख, बिकॉज सेम ही डेट लेनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। 1% ले लूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 17 लेके, और ये एग्जैक्ट। तो यहाँ देखिए फिर दोबारा मैंने पेमेंट कितनी करी, ठीक है। अब यहाँ पे गेटवे कंटिन्यू करके गेटवे पेमेंट में जाके इसको पेमेंट कर दूंगा मैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे, अब मैंने कितनी पेमेंट कर दी, इसी तरीके से मैंने थर्ड भी कर दी, यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट भी दे दी, ठीक है। कितनी दी थी थर्ड में भी, इसी तरीके से मैंने थर्ड भी दी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने थर्ड दे दी, और इसी तरीके से मैंने फोर्थ भी दी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी दे दी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या, फोर्थ भी दे दी। अब मान लीजिए मैं फाइनल, अब मैंने क्या करा कि मैं आ गया यहाँ पे, और मैंने क्या करा, इसमें से इन सबको घटा दिया, ठीक है। अब ये फाइनल इंस्टॉलमेंट है, फाइनल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये दिस इज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। अब मेरे को ये फाइनल इंस्टॉलमेंट करनी है, और ये मैं पे कर चुका हूँ, देखिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये भी दे चुका हूँ, ये भी दे चुका हूँ, ये भी दे चुका हूँ, और ये फोर्थ वाली भी दे चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने ये सारी इंस्टॉलमेंट दे दी अपनी अपनी डेट पे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब फाइनल इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, सपोज दैट, मान लीजिए मैं फाइनल इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, यहाँ पे आइए, और ये मैं फाइनल इंस्टॉलमेंट दूंगा अब यहाँ पे फिफ्थ वाली, ठीक है। और मेरे को कितना पैसा पे करना है, देखिए 1 लाख रुपए, ओ सॉरी 1 लाख कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे कितना करना है, अब 20 लाख रुपए बचे हुए हैं बस सिर्फ ओनली फाइनल इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है ना। कितने बच रहे हैं, यहाँ आइए, फाइनल इंस्टॉलमेंट में 20 लाख रुपए बचे हैं, ये सब दे चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करूँ, मैं फाइनल इंस्टॉलमेंट ले लूंगा सबसे, ऐसी, देखिए, फर्स्ट तो यहाँ जाएगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये इससे सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट इसी के साथ आएगी। यहाँ पे भी, यहाँ सेकंड भी आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, लेकिन सबका एक्नॉलेजमेंट, जैसे आप सेकंड करेंगे तो फर्स्ट का डालेंगे एक्नॉलेजमेंट, जब आप थर्ड का करेंगे तो यहाँ पे सेकंड का डालेंगे, जब आप फोर्थ का करेंगे तो यहाँ पे थर्ड का एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, अब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर कौन सा आएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे फर्स्ट भी दे चुका हूँ, 3, 2, 4, देखिए यहाँ पे कितना दे सकूँ, 1 दे सकूँ, 2, 3, 4, ये सारी चीजें मैं दे चुका हूँ, इतनी इंस्टॉलमेंट दे चुका हूँ। अब मेरे को फाइनल करनी है 5वीं इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कौन सा लूंगा, कोई बता सकता है मेरे को, बताइए जी। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट लूंगा फोर्थ का, जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट होगी ना, जो लास्ट वाली एक्नॉलेजमेंट होगी, जैसे कि मैं इंस्टॉलमेंट 4 भरी है तो उसका एक्नॉलेजमेंट होगा, तो वो यहाँ पे डालूंगा मैं, जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या मांग रहा है, अब ये क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 10 ओपन हो गया, मैंने कहा था ना ये फाइनल इंस्टॉलमेंट में ओपन होगा। देखिए, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल कंसिडरेशन पेड और क्रेडिट इंक्लूडिंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इसको बारीकी से समझना है, इसकी जो लैंग्वेज है ना उसको समझने की कोशिश करना, और आप भी पढ़िए मेरे साथ। देखिए, इन केस ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्या लिख रखा है, इन केस ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट और टोटल कंसिडरेशन पेड और क्रेडिट, ठीक है, इंक्लूडिंग पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस टेबल में क्या लेना है, कौन सा अमाउंट लूंगा इस टेबल पे, बताइए, एनीवन टेल मी। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमें लेना है कितना, यहाँ देखिए हमने कितना पे करा है, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए दिया है ना, अब मैं यहाँ पे 1 करोड़ ही लूंगा, यहाँ पे बोल रहा है 1 करोड़ लूंगा। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए लिए,
यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 1 करोड़ रुपए लूंगा। यहाँ पे बोल रहा है ना इंक्लूडिंग पेमेंट इन दिस इंस्टॉलमेंट, तो मैं फिफ्थ पेमेंट कर रहा हूँ, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, तो टोटल मैंने 4 दे चुका हूँ और पांचवी दे रहा हूँ, तो पांचवा का मिला के पूरा 1 करोड़ रुपए तो हो रहा है फाइनल पेमेंट। तो यहाँ पे फाइनल पेमेंट करूंगा और अब यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे जैसे ट्रांजेक्शन को ऐड करूंगा, डिटेल मेरी सेम रहेगी, ठीक है, इंद्रजीत रवि के नाम से, और ये मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। यहाँ पे ऐड करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मजे की चीज देखिए कि ये भी ओपन हो गया ना। मैंने उस टाइम पे कहा था ना कि ये कब होगा, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे ओपन होगा, समझ रहे हैं, तो ये भी ओपन हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, मैंने पेन नंबर लिए और नाम आ गया यहाँ पे इंद्रजीत का। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक इन्होंने 50 लाख रुपीज ले लिया, ऑटोमेटिक, मैंने नहीं डाला कुछ भी, मैंने अभी आपको दिखाया था वहां पे जीरो आ रहा था, ऑटोमेटिक 50 लाख ले लिया। क्यों लिया? बिकॉज मैंने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए डाले। फाइनल पेमेंट मैंने कितनी कर रहा हूँ हर एक पार्टी को, दो पार्टी है ना मेरे मेरे केस में, दो सेलर है ना, यहाँ देखिए दो सेलर आ रहे हैं, तो दोनों सेलर को कितना कितना दे रहा हूँ, 50 50 लाख रुपए, तो दोनों के केस में 50 50 लाख रुपीज आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ देखिए क्या आएगा, ये कह रहा है कि भाई साहब आपने कितनी पेमेंट करी है, आप मुझे बता दो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट को जोड़ के, प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में कितनी पेमेंट करी है, यहाँ बताइए कितना आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बताइए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लास्ट पेमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। तो मैंने 1 करोड़ में से जब मैंने कितनी इंस्टॉलमेंट दी है, अभी मैंने 4 इंस्टॉलमेंट दी है, तो कितना पैसा पे कर चुका हूँ मैं, 80 लाख रुपए पे कर चुका हूँ। आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? अगर आप ये सारी चीज जोड़ें, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जोड़ेंगे 20 लाख रुपए, इसका भी 20 जोड़ेंगे, कितने हो गए 40, थर्ड का जोड़ेंगे तो 60, और फोर्थ का जोड़ेंगे तो 80, 80 लाख रुपए मैं पे कर चुका हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, 80 लाख रुपए पे कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या लूंगा, 80 लाख लूंगा, क्या लूंगा यहाँ पे, कोई बता सकता है मेरे को? मैं आपको बता दूं, देखिए इनके केस में था, इनके केस में 50 50 था, तो 80 लाख तो मैं एक्चुअल में दे चुका हूँ, पूरा पेमेंट 80 लाख दे चुका हूँ। लेकिन दोनों सेलर के केस में अगर डिवाइड करूं तो 40 40 लाख रुपए गया है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे लूंगा मैं 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लूंगा, यहाँ पे 40 लाख लूंगा। और यहाँ पे आप कितनी करूंगा, इस पार्टी को कितनी कर रहा हूँ, सेलर एक को मैं कितनी कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए, यहाँ पे 10 लाख रुपए लूंगा। करंट में 10 लाख ही तो दे रहा हूँ, तभी तो देखिए यहाँ पे 40 लाख और 10 लाख करंट का जोड़ के तभी तो 50 लाख बैठेगा पूरा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। इसको मैं नो कर दूंगा यहाँ से, और मैं यहाँ से डेट ले लेता हूँ। देखिए जब आप बैंक से पेमेंट करेंगे तो जो भी बैंक की डेट होगी, जो पेमेंट कर रहे होंगे वाली डेट लेंगे। मैं यहाँ पे 20 तारीख ले रहा हूँ, सपोज डेट, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने 10,000 रुपये आ रहा है, और मैं यहाँ पे 20 तारीख ले लेता हूँ, ये मैंने 20 तारीख ले लिया और नाउ इसको सेव कर लिया, ठीक है ना, एक ये हो गया। अब मैं दूसरा से सेलर ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ ये दूसरा सेलर, देखिए अभी यहाँ पे अमाउंट कुछ नहीं आ रहा, पिछली बार मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं सेट करूंगा आ गया ना 50 लाख, और यहाँ पे देखिए 50 लाख ही आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे कितना लूंगा, 40 लाख वहां दे दिए और 40 लाख यहाँ दूंगा, तुम दोनों मिला के कितना होगा, 80 लाख रुपए। तो यहाँ पे 40 लाख दूंगा मैं, यहाँ पे 40 लाख लूंगा, बिकॉज मेरे केस में तो 80 लाख मैंने पे करे थे ना, तो 40 लाख बी के हो गए और 40 लाख सी के हो गए, और यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए डाल दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ 10 लाख डालूंगा तो 10 लाख और 40 लाख मिला के कितना हो गया, 50 लाख रुपीज। दोनों केस में हमारा फुल एंड फाइनल 1 करोड़ रुपए जा चुके हैं दोनों पार्टियों को। यहाँ पे ले लूंगा मैं 20 तारीख, ठीक है ना, सेम डेट में ही होगा, और 20 तारीख में मैंने ले लूंगा यहाँ पे 20 तारीख। तो इस तरीके से मेरे को सारी चीज करनी होती है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू जैसे करूंगा तो गेटवे पेमेंट पे पहुंच जाऊंगा मैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक बायर दो सेलर के केस में किस तरीके से काम किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है ना। टोटल मैंने पेमेंट अब कितनी कर दी है, 1 करोड़ रुपए पूरी पेमेंट कर दी है। अब आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना, इस तरीके से हमें काम करना होता है। अब मान लीजिए इसका ऐसी, अगर दो बायर होते, ये अगर ये दो बायर होते तो यहाँ पे कितनी कितनी पेमेंट आती फिर। अगर ये दो बायर होते तो यहाँ पे 10 लाख नहीं आता, यहाँ पे 10 लाख आता, 5 लाख इसके 5 लाख इसके, और सेकंड बायर के भी 5 लाख इसके 5 लाख उसके, तो दोनों मिला के कितना दे रहे हैं, 20 लाख रुपए दे रहे हैं। तो एक बायर जो ए होगा वो कितना देगा, 10 लाख रुपए एक, और बायर जो दूसरा होगा वो भी 10 लाख देगा। तो जो बायर ए होगा, ठीक है, वो सेलर बी और सी को 5 लाख में 10,000 रुपए का टीडीएस काटेगा, ठीक है। और बायर जो दूसरा होगा, वो भी बायर जो दूसरा होगा वो भी बी और सी को 10 लाख रुपए की पेमेंट करेगा, तो 5 लाख एक को देगा, 5 लाख एक को, तो उसी तरीके से ये सारे काम होंगे। तो समझ गए ना आप कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर दो बायर है दो सेलर है तब उस तरीके से आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए 10 10 लाख रुपए का, एक बायर ने 10 लाख दिए, एक बायर ने 10 लाख रुपए दिए, और जब वो सेलर दो होंगे वहां पे तो 5 लाख एक को देगा, 5 लाख दूसरे को देगा, ऐसे दूसरा बायर भी 5 लाख एक को, 5 लाख एक को, तो 10,000 रुपए वो जमा करेगा अपने पैन नंबर से लॉगिन करके, और 5, और ऐसी जैसे मैंने यहाँ बता रखा ना वैसे ही वो सारे काम भी करेगा। तो ये था दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, लमसम में।
अब मान लीजिए यही केस है लमसम का। अब लमसम का केस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब लमसम वाले केस में कैसे करना है, देखिए लमसम वाले केस में क्या करना होता है कि इसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, दो बायर है, ठीक है, और दो क्या है, दो क्या है, दो सेलर है, ठीक है, दो सेलर है। तो अब लमसम वाला केस समझाता हूँ। ऐसे ही मैंने मैंने वो भी समझाता है आपका इंस्टॉलमेंट वाला भी आसान है। अगर आप इस वाले को समझ गए हैं तो ये वाला भी समझ जाएंगे आप, लमसम वाला भी, ठीक है ना। अब दो बायर दो सेलर है। अब देखिए यहाँ पे ये डिसेबल हो चुके हैं अमाउंट। जैसे मैंने लमसम लिया तो ये डिसेबल हो गया, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे ये डिसेबल हो चुका, ये भी डिसेबल हो गया, ये भी डिसेबल हो गया, ठीक है। अब मेरे केस में है, अब दो बायर हैं, तो दो बायर हैं, तो दूसरे बायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पहले बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए जब मैं बायर एक के फाइल करूंगा, जब बायर अपनी रिटर्न फाइल करेगा, पहला बायर जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो अपने पार्टनर का भी शेयर देगा यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने एक बायर की जो मैंने लॉगिन करा अपने वाले पैन कार्ड से, ठीक है, तो मेरा 50% का शेयर था। अब मैंने दूसरे बायर को भी मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ इनका शेयर कितना था, दूसरे बायर का 50%। तो ऐसी, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया ना, किसका, अपने पार्टनर का नाम दिया है अमित, है ना। यहाँ पे अपने पार्टनर का नाम दिया 50% और मेरा अपना नाम दे रखा है। वैसे ही कौन, जब ये अपनी फाइल करेंगे, जब ये अपने पेन से लॉगिन करके, तो वहां पे मेरी भी डिटेल डालेंगे 50% की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये, अब सेलर हमारे यही चलेंगे, सेलर जो है यही वाले केस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, ये नोट नंबर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप सेलर की डिटेल लेनी है, और यहाँ मैंने बायर की डिटेल आपको बता दी है। यहाँ देखिए एक बार ये भी पढ़ा देता हूँ। देखिए डिटेल ऑफ ऑल बायर, देखिए इन केस देयर मोर देन वन बायर, अगर एक से ज्यादा बायर हैं तो ईच बायर मस्ट फाइल सेपरेट फ्रॉम द देयर रिस्पेक्टिव शेयर। तो अपने शेयर के लिए वो अपने शेयर के लिए भी एक फॉर्म फिल करेगा 141। तो उसी तरीके से ये सारी चीज हो रही है, ठीक है। अब आइए, अब मैं जब अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ, फॉर्म नंबर 141, तो वहां पे अपने पार्टनर की भी डिटेल डाल दी और यहाँ पे दो सेलर की भी डिटेल डाल दी। अब ट्रांजेक्शन में आइए, जैसे ही मैं इनका पैन कार्ड सिलेक्ट करता हूँ, इंद्रजीत का, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 25 लाख रुपए आ गए। अब 25 लाख रुपए क्यों आए हैं ये बताइए, मैं आपको बताता हूँ 25 लाख रुपए क्यों आए हैं। जो एक बायर था, एक बायर जो था, देखिए यहाँ पे आइए, देखिए बायर जो एक था, एक बायर जो था, ठीक है, वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है 50 लाख रुपए। कितने दे रहा है वो, 50 लाख रुपए। कितने दे रहा है, वो दे रहा है 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए दो सेलर को देगा ना भैया। हमारे केस में दो बायर दो सेलर हैं, तो एक बायर 50 लाख रुपए पे कर रहा है, ठीक है, और एक बायर क्या कर रहा है, 50 लाख रुपए। तो एक बायर एक सेलर को कितने दे रहा है, 25 लाख रुपए दे रहा है, और दूसरे सेलर को 25 लाख रुपए। तभी तो जाके 50 लाख रुपए पूरे हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरे केस में, इस केस को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक बायर 50 लाख रुपए देगा, तो एक सेलर को 25 लाख, एक सेलर को 25 लाख, तो एक बायर की डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही ऐसे ही जब सेकंड बायर आएगा, जब सेकंड बायर अपनी फॉर्म 141 को फाइल करेगा, फॉर्म 141 को जब फाइल करेगा, तो वो भी 50 लाख देगा। समझ रहे हैं आप, वो भी 50 लाख देगा, तो वो भी एक सेलर को 25 लाख देगा और एक सेलर को क्या देगा, 25 लाख रुपए देगा। आई होप आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लाख रुपए इसलिए आ रहा है। और आप देख लीजिए भैया, हमारे केस में लमसम वो क्या नाम है वाला अमाउंट तो है नहीं। अब इंस्टॉलमेंट का तो ये ब्लैंक हो गया, ये अब ओपन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, 25 लाख रुपए पूरी पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने 25 लाख रुपए लिख लिया, ठीक है, 25 लाख मैंने पूरा डाल दिया। यहाँ पे नो करूंगा क्योंकि है ही नहीं हमारे केस में, और मैं मान रहा हूँ कि मैंने ये पेमेंट कब करी है, मान लीजिए जून में करी है, 18 तारीख को, और मैं 1% दे रहा हूँ, तो 25 लाख का कितना आ गया, 25 लाख का 1%, 25 हज़ार रुपये आ गया। और ये कब कर रहा हूँ मैं पेमेंट, और सॉरी, ये डिडक्ट कब कर रहा हूँ मैं, 18 जून को, है ना। तो 18 जून को यहाँ पे ये ऐड कर लिया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 25 लाख। अभी 25 लाख और आएगा तब जाके कंप्लीट होगा सेकंड। अब देखिए एक बार की डिटेल डाल दी, एक सेलर की डिटेल डाल चुका हूँ मैं, अब सेकंड की डालता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया ना ये, तो यहाँ पे भी डाल देते हैं 25 लाख, ठीक है। यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे डिडक्ट ले लेंगे 18 तारीख और 9 से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हो गया, एक बार की डिटेल पूरी आ चुकी है यहाँ पे। देखिए एक बायर की डिटेल पूरी आ चुकी है यहाँ पे, 50 लाख देने थे एक बायर को और 50 हज़ार रुपये TDS डिडक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ से जैसे कंटिन्यू करूंगा तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाऊंगा, पेमेंट ऑफ गेटवे पे। इसी तरीके से जब रवि, सॉरी,
जब अमित अपनी पैन नंबर से लॉगिन करेंगे किस पे, इनकम टैक्स पे, तो वहां पे एज इट इज यही सारा काम करेंगे वहां पे भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम टू सेम यही काम करेंगे कहाँ पे, वहां पे। और इसी तरीके से फॉर्म सारे फिल होंगे। इसी तरीके से क्या होंगे, फॉर्म सारे के सारे फिल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा डिटेल में। ठीक है ना। तो ये था दोस्तों पूरा डिस्कशन। ठीक है ना। और मैंने ये जो बताया था इस केस में, मैंने आपको इस केस में भी बताया था कि इंस्टॉलमेंट में पे कैसा करना था। इंस्टॉलमेंट पे आपको पता है कि अगर सेकंड बायर है तो सेकंड बायर के केस में भी सेम टू सेम ऐसे ही काम होगा जैसे मैंने ये बताया है। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट के केस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ कहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक क्या होता है कि फॉर्म जनरेट होता है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे एक फॉर्म जनरेट होता है। अब ये टीडीएस जैसे ही बढ़ जाएगा, 30 दिन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसको भरना होता है। ठीक है, 30 दिन के अंदर इसको हमें क्या करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, इस फॉर्म को। और उसके 15 दिन के अंदर जैसे ही टीडीएस प्रोसेस हो जाता है, 15 दिन के अंदर सेलर के हाथ में हमें क्या देना होता है, फॉर्म 132 देना होता है। तो वो कैसे दिया जाता है, अब आइए मैं वो समझा देता हूँ आपको। यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे जब ट्रेसेस में जाएंगे, यहाँ पे ट्रेसेस को जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, देखिए ट्रेसेस पे आइए। तो ट्रेसेस पे आके कैसे काम करना होता है देखिए। अब ये न्यू पोर्टल है हमारा ट्रेसेस का 2.0, अभी मैंने जो आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आप रजिस्टर यूजर पे जाएंगे। बिकॉज आप किसका प्रॉपर्टी केस में डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 नंबर की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है। ठीक है ना, अगर 10 नंबर है तो यहाँ से भी लॉगिन होता है अदर केस में। लेकिन प्रॉपर्टी टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी केस में आपका पैन नंबर से काम हो जाता है। तो यहाँ पे आएंगे, तो अगर आपके पास 10 नंबर है तो 10 नंबर यहाँ से होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, पैन नंबर। बिकॉज हम टीडीएस काट रहे हैं तो हमें यहाँ पे टैक्स पेयर पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे, जो भी बायर का पैन नंबर होगा। और कितने बार ये ट्रेसेस लॉगिन करेंगे आप, 2 बार करेंगे। अगर 2 बायर है, मैं आपको समझ देखिए, अगर आपके केस में, अगर आपके केस में मान लीजिए 2 बायर है, 1 बायर 2 बायर, अगर आपके केस में 2 बायर है तो 2 बार यहाँ पे 2 बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पैन नंबर से। ठीक है ना, दोनों के पैन नंबर से। बिकॉज आपने दोनों के केस में आपने क्या करा है, फॉर्म 141 भरा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 बार लॉगिन होगा। जब ये पूरी डिटेल डालेंगे तब आपको क्या करना होता है, आप इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद क्या होगा कि आपको ना, एंटर होने के बाद आपको यहाँ पे क्या नाम है, डाउनलोड सेशन में जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड सेशन आएगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म 132 पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे टैक्स ईयर को सेलेक्ट करना है और फॉर्म 141 एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे वहाँ पे। ठीक है, और सेलर का पैन। तो वहाँ से आपको सबमिट करना होगा उसे। ठीक है, सबमिट करने के बाद देखिए स्टेटस जैसे ही सबमिट होगा आपका वहाँ पे। ठीक है, जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे वहाँ पे सबमिट की, तो स्टेटस वहाँ पे अवेलेबल दिखाएगा। और वहाँ से आप उसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, वो आपका कभी कभार क्या होता है कि कुछ घंटों में भी हो जाता है जल्दी से। ठीक है ना, अवेलेबल हो जाता है स्टेटस। और कभी कभार क्या होता है कि 24 घंटे भी लगते हैं। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो ये आज का डिस्कशन था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से हमने सारी चीज़ें बताई है आपको। आई होप। सबसे पहले हमने क्या करा था, सेक्शन को एनालाइज करा था। उसके बाद मैंने आपको पोर्टल में समझाया था जहाँ पे 1 बायर 2 सेलर होते हैं, तो कैसे उसको फॉर्म फिल करना होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया लमसम में 2 बायर 2 सेलर हैं, तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। अब आपके, मैंने वीडियो तो बना दी। अब आपके 2 काम है दोस्तों। पहला काम क्या है कि आपको इसको समझना है। ठीक है, अब जिन्होंने फाइल नहीं भी करा होगा ना, वो भी आज रिटर्न फाइल करेंगे। इसको देखने के बाद वो भी रिटर्न फाइल करने लग जाएंगे टीडीएस की। इसके अलावा कुछ भी नहीं है बाहर। सेम टू सेम जो प्रोसेस था मैंने सब आपको बता दिया है। ठीक है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला काम क्या है, आपको इस वीडियो को देखना है। अगर नहीं आ रहा समझ में, 2 या 3 4 बार देखिए, फिर भी नहीं आ रहा तो आपको कमेंट में मेरे से पूछना है। ठीक है ना, मैंने हमेशा कहा है अधूरा ज्ञान दुख का कारण होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, मेरे से कमेंट में पूछना है। दूसरा काम क्या है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल। ठीक है ना, जब आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होकर और भी बेहतरीन वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं कभी भी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से मैं जीरो, मतलब जीरो लेवल से लेके और जो हाई प्रोफेशनल वाले लोग होते हैं वहाँ, उन सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जीरो से लेके हाई लेवल तक वाले। तो ये वीडियो सबके लिए है। ठीक है ना,
और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।